So hey students, once again welcome back to our YouTube channel Biotech दुनिया Let's Success Together। So स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मींस कि 3 वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंस्टेंट्स हैं जो कि आज के पार्ट में कवर होंगे, यानी आज की वीडियो में कवर होंगे। तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट टेक्निक्स आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी, न्यू टर्म्स, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में कॉमनली यूज़ होंगी। तो आपको इन टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा, इसलिए जो ये टर्म्स वाली टॉपिक है वो मैंने इस पार्ट में डाला ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड उसके बाद है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये कंटेंट्स है जो कि हम आज की वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है नॉलेज की और टेक्निक्स की, और इसी नॉलेज और टेक्निक्स की हेल्प से हम माइक्रोब से बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, और जो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम रॉ मटेरियल से कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हों। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो द टर्म biotechnology was coined in 1919 by Carl Ehrke and Hungarian engineer. So Carl Ehrke और हंगरियन इंजीनियर ये दो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि हमें जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है वो दी थी इन 1919 में। और कार्ल एर्की को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। Traditional biotechnology has been used for thousands of years to produce improved food and healthcare products. Traditional biotechnology में क्या होता था? हज़ारों सालों पहले हम इस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे ताकि हम फूड और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। Today, modern biotechnology enable us to develop improved products more safely and more rapidly than ever before. Means जबकि आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है या उसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारे इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है उसे मोर मतलब कि सेफली तरीके से उन्हें प्रोड्यूस कर सकें, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को, और मतलब कि सेफ तरीके से प्रोड्यूस कर सके और साथ ही में उसे लार्ज क्वांटिटीज़ में और फास्टर रेट पे प्रोड्यूस कर सकें। नाउ व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स टेक्निक्स? सो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक ब्रांच है अप्लाइड साइंस की, जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके डेरिवेटिव्स जैसे कि ऑर्गेनेलीज या एंजाइम्स हो गए। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। और जो ये प्रोडक्ट और प्रोसेसेस हैं दैट फीचर इन हेल्थ केयर, मेडिसिन, बायोफ्यूल्स एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी। नाउ जो टेक्निक्स इन्वॉल्व है बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे टिश्यू कल्चर, सेल कैटालिसिस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, immobilized enzyme, recombinant DNA manipulation, protein engineering, aid of biological engineering, in vitro fertilization, test tube baby, etc. न्यू टर्म्स। तो ये टर्म्स मैंने इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में कॉमनली यूज़ होती हैं एंड ये आगे जितनी भी वीडियोस आएगी उन सभी वीडियोस में ये टर्म्स है जो वो यूज़ होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से ये टर्म्स के बारे में आपको पता हो कि इन टर्म्स का मतलब क्या है या फॉर व्हाट दे आर मेंट। ओके, तो आपको इन सभी टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि फर्स्ट टर्म है हमारी बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरियल सेल, फाजिस मीन्स वायरसेस। सो दीज आर द टाइप ऑफ वायरसेस विच कैन ओनली अटैक एट बैक्टीरियल सेल्स। मीन्स कि ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं या सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को ही अटैक करते हैं। सो नेक्स्ट टर्म वॉज cDNA लाइब्रेरी। सो ये पॉपुलेशन है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बैक्टीरियल सेल से उसका mRNA आइसोलेट कर लिया जाता है और उसके जो आइसोलेटेड का जो हमने आइसोलेटेड किया है mRNA, उसकी कलेक्शन को हम cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं, क्योंकि जो mRNA होता है वो DNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उस mRNA को cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं, बिकॉज दैट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ DNA। सो इस टर्म में जो C है दैट इज स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। सो cDNA लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ mRNAs which are isolated from every transformation of bacterial cells। नेक्स्ट टर्म है हमारी क्लोन। सो अभी क्लोन क्या होता है? क्लोन इट इज़ अ सेक्सुअल प्रोजेनी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल सेल। मीन्स कि क्लोन में क्या होता है, ये एक असेक्सुअल प्रोजेनी होती है, या तो सिंगल इंडिविजुअल की या सिंगल सेल्स की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्लोनिंग। अभी क्लोनिंग क्या है? जो टेक्निक क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है, या टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग। नेक्स्ट टर्म है हमारी डीएनए इंसर्ट्स। तो अभी डीएनए इंसर्ट्स क्या है? सो द वेक्टर कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड आर कॉल्ड डीएनए इंसर्ट्स। किसी वेक्टर में कोई ऐसा डीएनए सेगमेंट या डीएनए फ्रेगमेंट जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम डीएनए इंसर्ट बोलते हैं। समझे? ऐसे वेक्टर जिनमें कि डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है और वो डीएनए सेगमेंट वो है जिसे हम क्लोन करना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डीएनए इंसर्ट, बिकॉज हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट को वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, यानी उसके साथ कंबाइन करते हैं। उस कंबाइन करने वाले डीएनए को हम डीएनए इंसर्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट टर्म है हमारी डीएनए सीक्वेंसिंग। अभी डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? इसमें हम जो जैसे कि डीएनए का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, या उसके बेसिस का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उसके डीएनए के उस सीक्वेंस के डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये डीएनए में ये सीक्वेंस है, या डीएनए में जो ये एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है उसका ये सीक्वेंस है। ठीक है, सो उसके डिटर्मिनेशन को, यानी सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस के डिटर्मिनेशन को हम डीएनए सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म है हमारी एंडोन्यूक्लियस। सो जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, ये एक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि इंटरनल कट्स प्रोड्यूस करते हैं डीएनए में, डीएनए मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो ये ऐसे एंजाइम है जो कि इंटरनल कट प्रोड्यूस करते हैं इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। सो दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। सो नेक्स्ट टर्म है हमारी जीन क्लोनिंग। सो जीन क्लोनिंग में क्या रहता है? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती है एक किसी होस्ट की। होस्ट मीन्स अ टाइप ऑफ सेल, या जिस ऑर्गेनिज्म की हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, दैट इज उस जिस होस्ट की हम ट्रांसफॉर्म। सो जीन क्लोनिंग क्या है? दैट स्टेप्स कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सुटेबल होस्ट विद अ काइमेरिक वेक्टर। मतलब कि इसमें एक काइमेरिक वेक्टर के साथ किसी पर्टिकुलर होस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो प्रोसेस रेलिवेंट है, जो प्रोसेस उसके साथ में कंबाइंड है, उस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन
क्लोनिंग। अभी काइमेरिक वेक्टर क्या है? काइमेरिक वेक्टर वो है जो हमने प्रिपेयर किया है, मींस कि एक फॉरेन डीएनए के साथ उस वेक्टर को इंटीग्रेट करके हमने जो वेक्टर प्रिपेयर किया है, दैट कुड बी कॉल्ड काइमेरिक वेक्टर्स और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या रहेगी? द स्टेप्स कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सुटेबल होस्ट with a chimeric vector and cloning of transformant cells is called DNA cloning or gene cloning। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है फॉरेन डीएनए और एक्सटर्नल डीएनए। अब ये फॉरेन डीएनए और एक्सटर्नल डीएनए हालांकि मतलब दोनों का सेम ही है और ये दोनों एक ही बात को मीन करते हैं। जैसे कि फॉरेन डीएनए एक्सटर्नल डीएनए वो होता है जो कि हम किसी दूसरे सेल से ले रहे हैं। ठीक है, एक तो फॉर एग्जांपल एक तो सेल का अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, और एक किसी और दूसरे सेल का डीएनए है जो कि दूसरे सेल के डीएनए को हम जब इस सेल के डीएनए में ट्रांसफर करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरेन डीएनए। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है सेल ए और दूसरा है सेल बी। सो सेल ए के पास अपना डीएनए है और सेल बी के पास अपना डीएनए। अभी मैं चाहता हूँ कि सेल ए का डीएनए का कुछ पार्ट मैं सेल बी के डीएनए में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अभी जो सेल ए का डीएनए का फ्रेगमेंट या जो एक पार्ट है उस पार्ट को हम फॉरेन डीएनए बोलेंगे, क्योंकि जो बी सेल में डीएनए है वो उसका खुद का डीएनए है और जो डीएनए हम बी सेल में डालना चाहते हैं वो फॉरेन डीएनए मीन कि बाहर का डीएनए, उस सेल का खुद का डीएनए नहीं है वो। अभी प्रोब्स क्या होता है? सो प्रोब्स है जो वो ये एक स्मॉल सीक्वेंस मतलब कि छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है जिसमें कि सिर्फ 15 to 30 बेसिस लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि सिर्फ 15 to 30 बेसिस लॉन्ग है। ठीक है, तो उस सीक्वेंस को या उस स्मॉल साइज न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम प्रोब्स बोलते हैं। अभी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? सो ये एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इन्वॉल्व रहता है जैसे कि कटिंग ऑफ डीएनए या ट्रांसफ़र ऑफ जीन या रिकम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सो इसके प्रोसेस को या प्रोसीजर को हम जितने भी इन्वॉल्व रहते हैं इसकी स्टडी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं? सो ये भी एक तरह का वायरस है जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है और जब ये वायरसेस किसी होस्ट के साथ किसी होस्ट पे अटैक करते हैं, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तब उसका जो आरएनए है डीएनए जब उसका जो वायरस का आरएनए है वो होस्ट के सेल के अंदर जाता है। ठीक है, तब अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं वो उस एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मींस कि एमआरएनए से वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं उस एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड को। मतलब कि जैसे कि एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, उसका एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, उस एमआरएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करके उस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये है रिट्रोवायरसिव। वेक्टर, अभी वेक्टर क्या रहता है? वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल। वो एक मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी की एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट हो सके एक एप्रोप्रिएट होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और जो वेक्टर्स है उन्हें हम व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का व्हीकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें जेनेटिक मटेरियल को या जीन को या किसी पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करने में एक सेल से दूसरे सेल में। सो आवर नेक्स्ट topic was principles of biotechnology।
दैट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है दैट आर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। सो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिस पे कि बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। So now what is genetic engineering? Genetic engineering is defined as direct manipulation of genome like DNA and RNA of an organism. मीन्स कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डायरेक्ट मैनिपुलेशन रहती है जीनोम की। जीनोम में क्या इन्वॉल्व रहता है जनरली? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइक डीएनए सीक्वेंस हो गया या आरएनए सीक्वेंस हो गया या किसी पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस हो गया। तो इस जीनोम की इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशंस रहती हैं, जैसे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा या फिर उस आरएनए से कोई प्रोटीन कैसे बनेगा। तो दिस इज़ द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम। इसमें ये सब इन्वॉल्व रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और साथ ही में इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीन्स टू इम्प्रूव द फंक्शन और ट्रेट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम न्यू जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक होस्ट में, ठीक है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ताकि उसका उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन इम्प्रूव हो सके या उसका ट्रेट इम्प्रूव हो सके। और जब इसकी जैसे कि हम न्यू जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके ट्रांसफ़र होने की वजह से उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जाता है। फिनोटाइप मीन्स कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होती है उसके फंक्शन के साथ साथ। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का। तो इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इन केमिकल engineering process to enable growth of only desired microbes for manufacture of biotechnological products like hormones, vaccines, blood clotting factors, antibiotics, enzymes, etc. सो केमिकल इंजीनियरिंग में जनरली फोकस रहता है कि हम किसी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की प्रोसेस को यानी उस प्रोसेस में हम स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कर सकें। स्टेराइल कंडीशन मैंने कि कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन मीन्स कि जहाँ पे अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो या कुछ अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स मीन्स एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं और उस अल्कोहल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक माइक्रोब यूज़ होता है, उस माइक्रोब को नाम दे रहे हैं हम ए माइक्रोब। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टाइप के माइक्रोब सिर्फ अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ए टाइप के माइक्रोब्स के साथ में कोई बी टाइप का माइक्रोब भी इन्वॉल्व हो गया या उसकी ग्रोथ हो गई तो वो अल्कोहल की जगह कुछ और प्रोडक्ट बना देगा। सो इसलिए स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सिर्फ हम उन्हीं माइक्रोब्स को ग्रो कर सके जिनकी हमें डिज़ायर्ड है, यानी जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट बनाएं जो हम बनाना चाहते हैं, ना कि प्रोडक्ट कुछ और बन जाए। सो जो स्टेराइल कंडीशंस है वो उनकी ग्रोथ को फेवर करती हैं जिन माइक्रोब्स की हमें रिक्वायर है और सप्रेस करती है अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स को। सो दिस ऑल इन्वॉल्व्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कीजिए। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड।